हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, किंगडम फंजाई। देखिए बच्चों, जगत कवक एक बहुत बड़ा जगत है जिसमें बहुत ज्यादा विविधता होती है। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के सभी आवासों में ये पाया जाता है। ये आपको जमीन पे भी मिलेंगे यानी मिट्टी में भी मिलेंगे, ये आपको पानी में भी मिलेंगे, हवा में भी मिलेंगे, और इसके अलावा ये जंतुओं और पौधों के शरीर के अंदर भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, कवक के लिए अगर हम बात करें तो कवक अपने पोषण की दृष्टि से दुनिया में अद्वितीय है, यूनिक ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पोषण दर्शाते हैं जिसे हम विषमपोषी मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी पोषण का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, मृतोपजीवी पोषण का मतलब होता है कि मृत कार्बनिक पदार्थों पर वृद्धि करके उनसे भोजन को प्राप्त करना। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण गुणों के साथ हम शुरू करते हैं जगत कवक। देखिए देखिए बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बोला था कि कवक जो है वो विषमपोषी जीवों का एक अद्वितीय जगत है। मतलब कि ये एक ऐसा जगत है जहां जीव विषमपोषी तो हैं, पर वो विषमपोषी जीव जो है वो भोजन को खा के प्राप्त नहीं करते, बल्कि भोजन को पचा के प्राप्त करते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे आपने किसी ब्रेड पर विकसित होने वाली फफूंद या मोल्ड देखी होगी। जब ये मोल्ड उस ब्रेड पर डेवलप होती है तो धीरे धीरे ये उस ब्रेड के अंदर मौजूद पोषण को अपने शरीर से अवशोषित करती है, और फिर एक समय के बाद वो भोजन भी समाप्त हो जाता है और उस पर विकसित होने वाला कवक भी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पोषण है विषमपोषी का, ये पोषण कहलाता है मृतोपजीवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले भी कहा था कि आकारिकी और आवास की दृष्टि से ये सर्वाधिक विविधता दिखाते हैं, मतलब अत्यधिक विविधता दिखाते हैं। सर्वाधिक तो नहीं कहना चाहिए, पर अत्यधिक विविधता दर्शाते हैं। आकारिकी और आवास, आकारिकी का मतलब होता है दिखने के प्रकारों में, और आवास का मतलब होता है कहां कहां मिलते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं ये कहां कहां मिलते हैं। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देखते हैं जिनमें कवक पाई जाती है। जैसे ब्रेड में लगने वाली फफूंद आपने देखा, वो एक कवक है। राइजोपस या म्यूकर टाइप के कवक होते हैं। खाने योग्य मशरूम हम सब ने इस्तेमाल की होगी। मशरूम जो हम खाते हैं वो कवक ही होते हैं बेटा, फंजाई होते हैं। और उसी तरह के कुछ जहरीले भी होते हैं जिन्हें टॉड स्टूल कहा जाता है। दिखने में ये मशरूम जैसे दिखते हैं, पर ये जहरीले होते हैं, ये खाने योग्य नहीं होते। इन्हें टॉड स्टूल बोला जाता है। वेस्टर्न लैंग्वेज में इन्हें टॉड स्टूल बोला जाता है। तो ये टॉड स्टूल या मशरूम भी अपने आप में क्या है? कवक है। इसी तरह हमने कॉमनली देखा होगा कि सर्दी के दिनों में जो फसलें होती हैं, गोभी या सरसों, तो उनकी पत्ती पर कभी कभी सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, व्हाइट ब्लिस्टर्स यहाँ डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और गांव की भाषा में, किसानों की भाषा में इसको रोली रोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो सफेद धब्बे सरसों के पत्ते पर आप देख रहे हो, वो भी अपने आप में एक परजीवी कवक का उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आप देख सकते हैं कि सरसों के पत्ते पर मिलने वाला एल्ब्यूगो नाम का ये कवक जो है, ये भी कवक है। इसी तरह मशरूम भी कवक है। ब्रेड पर लगने वाली फफूंद जो कि राइजोपस प्रकार के होते हैं, वो भी कवक है। ठीक है, अब अपन आते हैं इनकी शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कवक हैं जो सिंगल सेल के बने हैं। ये बहुत ही खास एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं यीस्ट। यीस्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ब्रेड को बनाने के लिए जो किण्वन फर्मेंटेशन प्रक्रिया कराई जाती है, उसके लिए यीस्ट चाहिए होता है। इसी तरह एल्कोहलिक प्रोडक्ट जो बनते हैं, बियर इत्यादि, इनके लिए भी यहां पर यीस्ट का इस्तेमाल होता है बच्चों। तो यीस्ट जो है वो ब्रेड और बियर दोनों बनाने में इस्तेमाल होता है। वो एक कोशिकीय कवक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इसके अलावा जो कवक हैं ये रोगकारी भी होते हैं, पौधों और जंतुओं में रोग पैदा करते हैं। जैसे एक आपने देखा था अभी अभी, क्या देखा था? एक आपने देखा था सरसों की पत्ती में होने वाला किट रोग। ऐसे ही एक और किट रोग होता है जो गेहूं में होता है। इसको व्हीट रस्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? व्हीट रस्ट बोलते हैं। और ये जो व्हीट रस्ट है इसको ब्लैक रस्ट भी बोलते हैं। ये एक पक्सीनिया नाम के कवक से होता है व्हीट रस्ट, गेहूं का किट रोग। बहुत फेमस रोग है, ये भी कवकों द्वारा होता है। तो कवक भी आवास के आधार पर हम बोले तो कवक भी जीवाणुओं की तरह सर्वत्र पाए जाते हैं। मतलब ये आपको पानी में मिलते हैं, वायु में मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, एनिमल्स और प्लांट की बॉडी में भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या समझा कि कवकों का आवास बहुत विस्तृत है, विविध है। ओके, चलो अब बात आती है कि जहां भी ये पाए जाते हैं वहां इनको कैसा वातावरण पसंद है। आमतौर पर इनको मध्यम तापमान, गर्म वातावरण और नमी ये पसंद होती है। क्यों? क्योंकि गर्म तापमान और नमी के अंदर इनकी वृद्धि तेजी से होती है। इसका एक बहुत अच्छा प्रमाण क्या है कि हम सभी अपने खाने को खराब होने से बचाने के लिए कहां रखते हैं बच्चों? फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में क्या होता है ऐसा? फ्रिज में एक्चुअल में टेम्परेचर डाउन होता है।
और उस कम टेम्परेचर पे बैक्टीरिया और फंजाई की वृद्धि नहीं होती। इसीलिए भोजन को संक्रमण से बचाने के लिए हम कहां रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, चलो, तो अभी तक तो हमने शारीरिक संरचना के तौर पे केवल सिंगल सेल फंजाई की बात की थी, एक कोशिकीय कवक की बात हमने अभी तक की थी। लेकिन बेटा सभी कवक एक कोशिकीय नहीं होते। एक्चुअल में तो यीस्ट को छोड़कर कोई दूसरा कवक एक कोशिकीय नहीं होता, बल्कि यीस्ट के अपवाद को छोड़कर कवक जो है वो कैसे होते हैं? वो फिलामेंटस होते हैं, तंतुमय होते हैं। अब इनके जो तंतु होते हैं, ये तंतु ये शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी हो सकते हैं, और इसके अलावा इनमें और भी कुछ खासियत होती है, उनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे जो तंतु जिनसे ये बनता है, ये तंतु लंबे होते हैं, पतले होते हैं, और इन्हीं तंतुनुमा संरचनाओं से कवक का शरीर मिलकर बनता है। या हम कह सकते हैं कि कवक के शरीर की इकाई वास्तव में ये लंबे पतले तंतु ही होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हिंदी में हम कहते हैं कवक तंतु, और अंग्रेजी में कहते हैं फंगल हाइफी। क्या कहा जाता है इन्हें? कवक तंतु या फंगल हाइफी। देखिए, ये तंतुनुमा संरचनाएं जो यहां आप देख रहे हो, ये तंतुनुमा संरचनाएं क्या हैं? ये हैं फंगल हाइफी, कवक तंतु, जिनसे कवकों का शरीर मिलकर बना होता है। और बच्चों यही तंतु एक साथ इकट्ठे होकर एक जाल बनाते हैं। इस जाल को कहा जाता है माइसीलियम। अगर आपको कवक को दर्शाना हो तो आप ऐसे बहुत सारे तंतुओं का जाल बना देंगे, तो ये अपने आप में एक माइसीलियम का निरूपण हो जाता है। ठीक है, बेसिकली कवक इसी रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कवक तंतु मिलकर एक जाल बनाते हैं, जिसे हम माइसीलियम या कवक जाल कहते हैं। तो बच्चों कवकों का वास्तविक शरीर इसी माइसीलियम का बना होता है। ठीक है, तो कवक जो हैं वो वास्तव में माइसीलियम से ही निर्मित माने जाते हैं। ओके, चलिए, इसके बाद आप क्या देखोगे कि इस माइसीलियम के प्रकार, एक तो ये गुण है माइसीलियम का प्रकार, और दूसरा गुण है लैंगिक जनन की विधि, कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो माइसीलियम का प्रकार और लैंगिक जनन की विधि, इन दो आधार पर आमतौर पर कवकों को बांटा जाता है, और ओवरऑल कवकों को पूरे 4 समूहों में बांटा जाता है। कौन से हैं वो 4 समूह? बच्चों सबसे पहले उसमें आता है फाइकोमाइसिटीज, दूसरे नंबर पर आता है एस्कोमाइसिटीज, तीसरे नंबर पर आता है बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथे नंबर पर आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, उसमें मैं ये चारों नाम आपको बता चुका हूं। ओके, तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये 4 नाम आपको जरूर याद रखने हैं। ये चारों कवकों के वर्ग हैं। आगे चल के हम इनके बारे में इन्हीं के आधार पर सारी बातें करेंगे। ठीक है, देखिए, अब बात आती है कि कवक तंतुओं में संरचना में अंतर कैसे होता है। तो इन्हीं कवक तंतुओं की संरचना के आधार पर बच्चों, जिनकी हमने बात की, जिन्हें हम कह रहे हैं कि ये हैं क्या? ये हैं आपके कवक जाल की इकाइयां। कवक तंतु यानी फंगल हाइफी, ये कवक जाल की इकाइयां हैं, और इन्हीं के आधार पर आपका जो कवक जाल है वो 2 प्रकार का है। पहला उसमें कहलाता है संकोशिकी पट रहित, और दूसरा कहलाता है पट युक्त। तो बेटा संकोशिकी का मतलब आपको पता होना चाहिए। जब भी एक समान कोशिका द्रव में बहुत सारे केंद्रक मौजूद होते हैं एक ही कोशिका द्रव में, और उनके बीच में कोई पट नहीं होता, उनके बीच में कोई अवरोध नहीं होता, तो ऐसी संरचना को संकोशिकी कहा जाता है। तो कुछ कवक तंतु ऐसे हैं जो सतत नलिकाओं के बने हैं, यानी ये बीच बीच में पट से अवरुद्ध नहीं है, और इनके अंदर बहुकेंद्रकीय जीवद्रव्य पाया जाता है। ये जो सतत नलिकाएं हैं, देखो एक नलिका रूपी संरचना दिख रही है आपको, और इसके अंदर आप बहुकेंद्रकीय जीवद्रव्य को देख पा रहे हो। इसी को संकोशिकी या पट रहित कवक जाल कहा जाता है। और अभी अभी हमने वर्ग पढ़े थे, उनमें से फाइकोमाइसिटीज समूह के सदस्यों में इस प्रकार का कवक जाल पाया जाता है। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज में कैसा कवक जाल मिलेगा? सिनोसिटिक ए सेप्टेट, संकोशिकी पट रहित, जहां पर समान कोशिका द्रव में बहुत सारे केंद्रक बिखरे होंगे और उनके बीच में कोई अवरोध नहीं होगा। ठीक है, बात समझ गए? दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पर आता है बेटा पटयुक्त कवक जाल। पटयुक्त कवक जाल में क्या होता है कि पट बनने से छोटे छोटे कक्ष बन जाते हैं, एक तरह से चैम्बर्स बन जाते हैं, और प्रत्येक चैम्बर के अंदर आपको केवल एक केंद्रक यहां देखने को मिलता है, और इस तरह से ये एक केंद्रकीय संरचनाएं यहां पे निर्मित हो जाती हैं। और आप क्या कहोगे
कि इस तरह के कवक जाल को हम कहते हैं सेप्टेट या पट युक्त। देखो इनके कवक तंतुओं में छिद्रित पट या अनुप्रस्थ भित्तियां होती हैं। अब ये पट आप देख रहे हो, इनके बीच बीच में आप देखो पोर्स हैं, ये सेप्टा है और ये इनके बीच बीच में पोर्स हैं, पोर्स यानी छिद्र, और ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य, और ये जो है ये केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है। और ध्यान रखना है ये सब केंद्रक अगुणित प्रकार के, कवकों में अगुणित प्रकार का जीवन चक्र मुख्य रूप से पाया जाता है। तो देखो बेटा ये अगुणित सिंगल एन न्यूक्लियस जो हैं ये भरे हुए हैं जीवद्रव्य के अंदर, और इसके हर एक चैम्बर में केवल एक एक केंद्रक मौजूद है। ओके, तो इसे पटयुक्त कवक जाल कहते हैं, सेप्टेट। लेकिन ये सेप्टा कैसे होते हैं, ये पोरस होते हैं, सेप्टा छिद्रित होते हैं। सेप्टा अंग्रेजी में को कहते हैं पोरस, हिंदी में कहते हैं छिद्रित। तो इस प्रकार के जो कवक जाल हैं वो एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में मिलते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो समूह है उसके सदस्य ज्यादातर एस्कोमाइसिटीज में स्थानांतरित हुए हैं या बेसिडियो में हुए हैं। इसीलिए जब भी आप ड्यूटेरोमाइसिटीज को पढ़ोगे तो वो ज्यादातर किससे समानता दिखाएगा, एस्को से दिखाएगा। तो इसीलिए हमें केवल 3 की बात करनी है, एक फाइको, दूसरा एस्को और तीसरा बेसिडियो। फाइको में कवक जाल हमारे पास कैसा आया, संकोशिकी पट रहित, और एस्को तथा बेसिडियो में कवक जाल कैसा आया, पट युक्त। ठीक है, तो हमें इन 2 प्रकार के कवकों के शरीर की संरचना समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बच्चों कुछ सामान्य गुण भी यहाँ पे देखने पड़ेंगे, जैसे कवकों की कोशिका भित्ति। तो बेटा कवकों की कोशिका भित्ति के लिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये बनी होती है एक तो काइटिन की, और साथ में पॉलीसेकेराइड यहाँ मौजूद होते हैं। काइटिन भी अपने आप में पॉलीसेकेराइड है, लेकिन काइटिन के साथ अन्य पॉलीसेकेराइड भी रहते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति बिल्कुल क्लियर, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं ये बात अपन। ओके, अब इसके बाद आता है कवकों का संचित भोजन, क्योंकि बच्चे ये अपना भोजन अपने शरीर में तो बनाते नहीं है, तो जो बाहर से प्राप्त करते हैं उसको ये अपने शरीर में क्या करते हैं, संचित करते हैं, स्टोर करते हैं। और वो स्टोर करने का रूप जो होता है वो ग्लाइकोजन, ये ढंग से नहीं लिखा हुआ, इसको सही कर लो, ग्लाइकोजन। ठीक है, इनका संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है, तथा साथ में वसाएं होती हैं, ऑयल होते हैं। तो ग्लाइकोजन और ऑयल के रूप में इनके पास संचित भोजन होता है। तो कवकों का संचित भोजन है ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ठीक है, अब एक और बात देखो बेटा, ऐसा ही ग्लाइकोजन के रूप में संचित भोजन जंतुओं में पाया जाता है। और अगर पौधों की हम बात करें, तो पौधों में संचित भोजन किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। हरे पौधों में संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है, और जंतुओं में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। उन्हीं जंतुओं की तरह कवकों में भी ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, संचित भोजन समझ में आ गया। पोषण की प्रक्रिया, अधिकांश जो कवक हैं वो कैसे हैं बेटा, विषम पोषी प्रकार के। अभी अभी कहा था अपन ने, शुरुआत में कहा था। और ये भोजन प्राप्त कैसे करते हैं, ये मृत जीवों से उनके अंदर जो पदार्थ हैं उसको सॉल्युबल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं और फिर उनका अवशोषण करते हैं। तो ये मृत जीवों से विलेय कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं मृतोपजीवी, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज्म पर जीवित रहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सेप्रोट्रॉफिक। क्या कहा जाता है, सेप्रोट्रॉफिक। तो सेप्रोट्रॉफिक प्रकार के ऑर्गेनिज्म है ये, मृतोपजीवी प्रकार के। ओके, ठीक है। अब कुछ कवक ऐसे हैं जो जीवित पादप और जंतुओं पर रहते हैं। उदाहरण देखे थे उदाहरण, एल्ब्यूगो देखा था, पक्सीनिया देखा था। ये परजीवी कहलाते हैं। कहाँ रहते हैं, जीवित पौधे पर या जीवित जंतु पर। बताओ, बात समझ में आ गई। तो 2 प्रकार की पोषण प्रकृतियां सामने आ गई, एक तो है मृतोपजीवी और दूसरा है परजीवी। ठीक है, या तो शरीर के अंदर रहकर शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, खाएंगे उसको, या किसी मृत पदार्थ पे से भोजन ले लेंगे। ठीक है, ओके। एक और महत्वपूर्ण चीज कवकों के साथ होती है, कवक सहजीवन भी दर्शा सकते हैं। सहजीवन का मतलब किसी के साथ रहना, परमानेंट रूप से साथ रहना। जैसे शैवालों के साथ जब लाइकेन रहते हैं, शैवालों के साथ जब कवक रहते हैं तो उसे बोला जाता है लाइकेन। क्या बोला जाता है, लाइकेन। तो शैवालों के साथ ये लाइकेन के रूप में पाए जाते हैं। और बच्चों कुछ कवक जो होते हैं वो जो अपने हायर प्लांट से, हायर प्लांट कौन से, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको बोलते हैं हायर प्लांट, उच्च पौधे, क्योंकि एडवांस है, क्योंकि ये कुछ समय पहले ही डेवलप हुए हैं। मतलब उद्विकास के हिसाब से देखें तो सबसे अर्ली जो आए हैं वो कौन है, सबसे जो मतलब बाद में आए हैं वो कौन है, वो है आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म
को उच्च पौधे कहा जाता है और उनकी जड़ों के साथ ये सहजीवी रूप में एक संबंध बनाते हैं, इसका नाम है माइकोराइजा। तो अपना क्वेश्चन था कल टेस्ट का, लाइकेन और माइकोराइजा, मैंने कहा था आप वीडियो देख के इसका आंसर करेंगे। अब वीडियो आपके सामने आ चुका है। लाइकेन क्या होते हैं? ये कवकों के शैवालों के साथ सहजीवी संबंध होते हैं। और माइकोराइजा क्या होते हैं? ये कवकों के उच्च पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध होते हैं। इनका अपना अपना उद्देश्य होता है। अगर हम बात करें लाइकेन की, तो शैवाल उसमें भोजन बनाते हैं, कवक उसमें आश्रय देते हैं, अवशोषण करते हैं। और अगर हम बात करें माइकोराइजा की, तो पौधों की जड़ें ये भोजन देती हैं और कवक जो है वो वही अवशोषण का काम करती है। ठीक है, ये बात जनरल बात आपको कवकों की समझ में आ गई। ठीक है, आगे अब महत्वपूर्ण इशू आता है, वो है कवकों में जनन। तो बेटा कवकों में जनन तीनों तरीके से होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने कल आपको टेस्ट में करवाया था। जिन बच्चों ने मेरी क्लास देखी है उन्हें ये बात पता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन के तरीके कवकों में क्या क्या होते हैं, उससे पहले हम कायिक जनन की बात करें। कायिक का मतलब होता है जब खुद शरीर का कोई हिस्सा नए जीव का निर्माण करे। काया से, अपने शरीर से, अपनी बॉडी से, सोमैटिक पार्ट से जब कोई जीव पूरा पूरा नया निर्मित हो जाता है तो इसे कहा जाता है कायिक जनन। तो कायिक जनन जो है वो 3 विधियों से होता है। सबसे पहली विधि इसमें क्या है? सबसे पहली विधि इसमें है विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। यहां पे क्या होगा? यहां पे साहब ये तंतु है आपका, ठीक है, ये टुकड़ों में टूट गया और जो भी टुकड़े हैं हर एक टुकड़ा अपना नया तंतु विकसित कर लेगा, अपना नया तंतु हर एक टुकड़ा बना लेगा। ठीक है, हर एक टुकड़े से एक नया तंतु बन जाएगा। इस तरह से इसको कहते हैं विखंडन। तो विखंडन का मतलब है तंतुमय कवक जो होते हैं, बहुकोशिकीय तंतुमय कवक, ये टूट के नई नई संरचनाएं बना लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है बेटा फिशन। फिशन भी टूटने का ही नाम है, लेकिन यहां टूटती है एक कोशिका। एक सिंगल सेल अगर ब्रेक होके 2 सेल में बट जाए तो इसे कहते हैं अपन फिशन। अब जब ये केवल 2 में ही बढ़ती है तो इसे कहते हैं बाइनरी फिशन, और जब ये बहुत सारों में बढ़ती है तो इसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। कल बाइनरी फिशन का क्वेश्चन हमारे सामने आया था। देखो बेटा, यहां जो तरीके हैं, 12th वाले बच्चे भी ध्यान देना, यहां जो तरीके हैं ये 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में काम आएंगे, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो मैं आपको कहता हूं ना 11th पढ़ो या 12th पढ़ो, सब आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए कोई भी टॉपिक वेस्ट नहीं जाता। ठीक है, तो जो बच्चे 11th वाले हैं मेरी क्लास में उनके लिए भी ये काम का है, और जो बच्चे 12th वाले हैं मेरी क्लास में उनके लिए भी ये काम का है। ओके, चलो देखो, तो बेटा फ्रेगमेंटेशन में तो आपने बहुकोशिकीय तंतु को तोड़ दिया टुकड़ों में, लेकिन फिशन में आप एक सिंगल सेल को 2 टुकड़ों में तोड़ते हो। और बडिंग में क्या होता है, बताया था मैंने आपको। बडिंग में एक कोशिका अगर होती है तो उससे छोटी सी एक अतिवृद्धि निकलती है। क्या निकलती है? छोटी सी एक अतिवृद्धि निकलती है, और ये अतिवृद्धि जो है ये बड़ी हो जाती है और फिर ये बड़ी होकर 2 हिस्सों में टूट जाती है। ठीक है, इस तरह से इसे मुकुलन कहा जाता है, बडिंग कहा जाता है। ठीक है, ये है आपका तीसरा प्रकार मुकुलन। ये कवकों में मिलता है, एक कोशिकीय कवकों में। एक कोशिकीय कवक का हमारे पास एक ही एग्जांपल है और वो है यीस्ट। तो यीस्ट वो है जिसके पास आपको फिशन और बडिंग दोनों देखने को मिलती है। ओके, बात समझ में आ गई। चल, अगला प्रकार का जनन। अगले प्रकार का जनन है हमारा अलैंगिक जनन। तो बच्चों, कवकों में अलैंगिक जनन कैसे होता है? ये कुछ बीजाणु जैसी संरचनाओं से होता है, और ये बीजाणु जैसी संरचनाएं 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कोनिडिया, आगे हम देखेंगे इसको एस्कोमाइसिटीज समूह में डिटेल में देखेंगे। ये जो कोनिडिया है ये ऐसे एक संरचना होती है, कोनिडियोफोर बोलते हैं उनको, उसके ऊपर ये ऐसे लगातार लगी होती है, ऐसे लगातार लगी होती है। और लगने का तरीका क्या होता है कि जो सबसे पुरानी है कोनिडिया वो आधार पर रहती है और जो सबसे नई है वो शीर्ष पर रहती है। ऐसे ये लगातार आगे बनते चले जाते हैं। ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे इनकी। तो कोनिडिया के बारे में एक बात समझ में आई कि ये कभी भी अपने को बनाने वाली संरचना, निर्माणकारी संरचना के अंदर नहीं बनते, बल्कि उसके ऊपर बनते हैं। जब भी कोई चीज बाहरी तौर पर विकसित होती है तो उसे बहिर्जात कहा जाता है। ठीक है, तो कोनिडिया हमेशा कैसे होते हैं? कोनिडिया हमेशा आपके पास क्या होंगे? कोनिडिया हमेशा बेटा आपके पास एक्सोजीनस होंगे, बहिर्जात होंगे। लेकिन दूसरे और प्रकार के बीजाणु भी यहां मिलते हैं, जिनमें एक नाम है स्पोरेंजियोस्पोर और दूसरा नाम है जूस्पोर। जूस्पोर जो है बेटा ये सचल होते हैं, ये मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, और कई बार जो स्पोरेंजियोस्पोर हैं इनके लिए एक नॉन मोटाइल स्पोर भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है।
जिन्हें एप्लानोस्पोर कहते हैं। एप्लानोस्पोर ये अचल बीजाणु है, लेकिन इन दोनों की खासियत क्या है, ये हमेशा बीजाणुधानी जो भी है उसके अंदर बनेंगे। ठीक है, तो अलैंगिक जनन दो प्रकार का है आपके सामने मुख्य, एक तो कोनिडिया जो एस्कोमाइसिटी समूह में होता है, दूसरा है आपके पास स्पोरेंजियोस्पोर जिसमें जूस्पोर बन सकते हैं और एप्लानोस्पोर बन सकते हैं। एक चल बीजाणु बनते हैं और एक अचल बीजाणु बनते हैं। ओके, ये दो प्रकार का जनन, अलैंगिक जनन आपको समझ में आ गया। ठीक है, जैसे जैसे आप वीडियो को देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, आपको सब चीजें याद हो जाएंगी, कंठस्थ याद हो जाएंगी। ठीक है, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, लैंगिक जनन। ये सबसे ज्यादा काम की चीज है कवकों में, और इसके इतने तरीके हैं कवकों में, 5 अलग अलग तरीके हैं इसके, जिनमें से 2 प्रमुख यहां भी नाम लिए गए हैं। एक का नाम है यहाँ पे सोमेटोगेमी, क्या नाम दिया, सोमेटोगेमी, और दूसरे का नाम है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन, यहाँ पे तो गैमी है यानी संरचना कहीं ना कहीं आपस में मिल रही होगी, फ्यूज हो रही होगी, और यहाँ स्पर्मेटाइजेशन, एक संरचना स्पर्मेशिया होती है जिसके स्थानांतरण से ये होता है, इसलिए स्पर्मेटाइजेशन कहा जाता है। अच्छा, ये दोनों और इनके अलावा और 3 और हैं, वो सब जो होते हैं विभिन्न विधियों द्वारा कवकों में लैंगिक जनन तो होता है, लेकिन इस दौरान बनने वाली जो संरचनाएं हैं, इस सोमेटोगेमी या स्पर्मेटाइजेशन के फलस्वरूप जो संरचनाएं हैं, वो संरचनाओं के नाम आपको याद रखने हैं। लैंगिक जनन की संरचनाएं कहलाती हैं या तो oospore या एस्कोस्पोर या बेसिडियोस्पोर। ये विशेष नाम दिए गए हैं उन संरचनाओं को जो इनके अंदर लैंगिक जनन दिखाती है। किनके अंदर, एक तो आपके एस्कोमाइसिटीज है, दूसरा बेसिडियोमाइसिटीज है। ये 2 सबसे प्रमुख समूह हैं, थोड़ा बहुत फाइकोमाइसिटीज के मेंबर भी आते हैं। इन सब में लैंगिक जनन जो होता है वो उसके फलस्वरूप बनते हैं oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। लेकिन ये सब होने के लिए, ध्यान दो, ये सब बनने के लिए 3 प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो जरूरी हैं। वो प्रक्रियाएं हम देखेंगे। उससे पहले आपको क्या जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि जो लैंगिक बीजाणु हैं वो कहां बनते हैं। ध्यान रखो बेटा, लैंगिक बीजाणु हमेशा एक ऐसी संरचना में बनते हैं जो उन्हें बंद करके रखती है और फिर ये उसमें से निकल के मुक्त। जैसे फल के अंदर बीज बंद रहता है ना बेटा, वैसे ही बीजाणु जिस संरचना में बंद रहते हैं उसका नाम होता है फलनकाय, फ्रूटिंग बॉडी। तो जिस तरह का आपका स्पोर, उसी तरह की फ्रूटिंग बॉडी उसको मिल जाती है। तो यहां पर लैंगिक बीजाणु जो हैं वो विशेष संरचनाओं में बनते हैं जिनका नाम है फलनकाय। अब बात आती है कि मैं कह रहा हूं कि इस प्रक्रिया में 3 पद आवश्यक हैं, तो वो पद कौन से हैं वो आपको समझना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात, उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जब भी 2 संरचनाएं मिलती हैं, वैसे मैं कल बता चुका हूं इसके बारे में, टेस्ट वाली क्लास में बता चुका हूं मैं, जब भी 2 संरचनाएं मिलती हैं तो सबसे पहले उनका साइटोप्लाज्म मिलता है। अगर वो एक इंडिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेल की तरह मिल रहे थे, ये बात है केवल कवकों की, और कवकों में 2 संरचनाएं जब मिलती हैं तो उनका जीव द्रव्य परस्पर संलयित होता है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है प्लाज्मोगेमी। 2 चल या अचल युग्मक समान संरचनाओं के, 2 चल या अचल युग्मक जो होते हैं उनमें समान संरचनाओं का होता है वो, और उसमें जीव द्रव्य का संलयन होता है। किसका संलयन होता है, जीव द्रव्य का। सबसे पहले इनके साइटोप्लाज्म आपस में मिलते हैं, इसको प्लाज्मोगेमी कहा जाता है। दूसरा नंबर किस बात का, कैरियोगेमी। नाम से पता चलता है कि संलयन किसका हुआ होगा साहब, केंद्रक का, केंद्र का संलयन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान दो, बहुत ध्यान से देखनी है, आगे भी आएगी ये बात, कि मान लो ये 2 संरचनाएं थी जिनमें फ्यूजन हुआ, एक ये वाली और एक ये वाली। इसके पास मान लो शुरुआत में दोनों के पास फ्लैजिला थे तो इनने फ्यूजन कर लिया। फ्यूजन करने के बाद यहाँ जो संरचना बनी उसमें अब ये दोनों केंद्रक आ चुके हैं। तो बोलो उसमें कोई फिक्स पेरेंट आप बता सकते हो, नहीं बता सकते, लेकिन दोनों के आने से दोनों के केंद्रक एक कोशिका में आ गए। जब भी प्लाज्मोगेमी होती है और कैरियोगेमी नहीं हुई होती, उनके बीच में हमेशा एक ऐसी प्रावस्था आती है जो प्रावस्था कहलाती है डाई कैरियन, और इसी के साथ क्या होता है, डाई कैरियन के साथ ही आगे चल के कैरियोगेमी होती है। ये केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं। तो एक समान कोशिका द्रव में जब 2 एगोनित केंद्रक एक साथ होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, डाई कैरियन।
द्विकेंद्र की प्रावस्था। और इनके बनने को क्या कहा जाता है? इनके बनने को कहा जाता है डाइकैरियोटाइजेशन, द्विकेंद्र की भवन। तो आपको समझ में आ गया, प्लाज्मोगेमी होगी, केवल साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस नहीं मिलेंगे, तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा प्लाज्मोगेमी। और जब न्यूक्लियस पूरा मिल जाएगा तो फिर उनका कैरियोगेमी कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में ही हमेशा क्या बन सकती है? डाइकैरियोन स्टेज। ठीक है, ओके। अब तीसरे नंबर पर जैसे ये दोनों मिल गए तो इनने आपस में एक डिप्लॉइड जाइगोट बना लिया, और उसके बाद इसका विभाजन केवल और केवल उस प्रक्रिया से होता है जो पूरी दुनिया की सबसे खास प्रक्रिया है, उसका नाम है मियोसिस। तो इसके द्वारा दोनों जो केंद्रक है वो फिर से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो काम की बात क्या थी? जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होने से अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होगा, जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होगा, उससे पहले कभी कभी उनमें क्या हो जाता है? उनमें जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन अगर होगा तो आपको ध्यान देना है एक बात का कि अर्धसूत्री विभाजन अगर होगा तो फिर से वो अगुणित हो जाएंगे। ठीक है, फिर से वो अगुणित हो जाएंगे। ये काम की बात है। वो जो मैं बता रहा था कभी कभी वाला, वो आगे मनुष्यों में देखेंगे, पर यहाँ काम की बात यह है कि जब भी जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होगा वो फिर से अगुणित हो जाता है। इसको मियोसिस, कौन सा मियोसिस बोलते हैं? जाइगोटिक मियोसिस। तो ये जाइगोटिक मियोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और अगुणित बीजाणु इसके द्वारा फिर से बन जाते हैं। तो इस तरह से आपने कवकों का अलैंगिक, लैंगिक और कायिक जनन भी समझ लिया। अब आता है कि लैंगिक रूप से जब जनन करते हैं तो कैसे करेंगे। उसके लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान देना, कवकों के लैंगिक जनन के लिए तरीका क्या है? मान लो ये एक कवक का मेटिंग टाइप है। ठीक है, ये एक कवक का मेटिंग टाइप है, आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे? सबसे पहले ये एक दूसरे के साथ क्या फ्यूज करेंगे? सबसे पहले एक दूसरे के साथ साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे। ठीक है, और साइटोप्लाज्म जब इनने फ्यूज कर लिया उसके बाद इनके न्यूक्लियस फ्यूज होते। तो देखो, कवक लैंगिक रूप से जनन करता है तो दो अगुणित कवक तंतु जो परस्पर संलयन के लिए अनुकूल होते हैं, यानी एक दूसरे के कंपेटेबल होते हैं मेटिंग के मामले में, जो कंपेटेबल मेटिंग टाइप होते हैं वो एक साथ आते हैं और फिर संलयित होते हैं। ठीक है, समझ के बात आप? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कवकों में जैसे कि एस्को और बेसिडियो, दो प्रकार के कवक हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। उनमें क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, देखो ऐसी अवस्था आ जाती है। ध्यान देना, बहुत ध्यान दो। ये जो साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, अब इसके कारण क्या है? एक ही सेल में दो केंद्रक आ गए। अब इनमें आगे क्या होता है? फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने से ये दोनों केंद्रक अपने आप में क्या बन जाते हैं? 2n प्रकार के बन जाते हैं। ठीक है, और 2n प्रकार के केंद्रक बनने के बाद इनमें मेयोसिस होता है। ठीक है, लिखा हुआ है। कवक तंतु परस्पर संलयन के अनुकूल होते हैं, एक साथ आते हैं, संलयित होते हैं। कवक तंतुओं में एस्कोमाइसिटीज तथा बेसिडोमाइसिटीज के सदस्यों में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था पाई जाती है, जो क्या है यहाँ पे? इसमें प्रत्येक कोशिका में दो केंद्रक मिलेंगे और इस अवस्था को डाइकैरियोन कहा जाएगा और इसके बनने को डाइकैरियोटाइजेशन या डाइकैरियोफेज कहा जाएगा। ठीक है, अब ये पैतृक केंद्रक जो है जब बने थे प्लाज्मोगेमी के बाद ये संलयित हो जाएंगे। संलयित होने के बाद कोशिका द्विगुणित हो जाएगी और द्विगुणित होने के बाद फलनकाय बनेगा, उसके अंदर जाएगी और अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है रिप्रोडक्शन, बहुत ही सिंपल पैटर्न है। सबसे पहले गैमेट बनाओ, गैमेट बनाएंगे, उनको फ्यूज करेंगे, एक डिप्लॉइड संरचना बनेगी जाइगोट जैसी। उसको क्या करेंगे? उसको मियोसिस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेंगे यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर जैसी संरचनाएं और फिर उनसे आगे जीवन चक्र बढ़ता है। ये डाइकैरियोफेज और उससे रिलेटेड बातें थी। अब क्या है? पैतृक केंद्रक संलयित हो गए, कोशिका द्विगुणित हो गई, कवक जो है उसने फलनकाय बना लिया और फलनकाय के अंदर जो संरचना बनेगी उसमें अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस संपन्न होता है। तो मियोसिस को पढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, अभी उससे पहले अब बात आता है कि कवकों को बांटने का तरीका क्या है। बेटा, कवकों को बांटने का तरीका वही जो मैंने पहले बताया था। एक तो कवक जाल की आकारिकी, सबसे पहली बात कवक जाल की आकारिकी। दूसरी बात उसमें बीजाणु का निर्माण की विधि। तीसरी बात फलनकाय का प्रकार। मेन तो फलनकाय का प्रकार था। फ्रूटिंग बॉडी, अगर यहाँ पर बिल्कुल ही जो है फ्रूटिंग बॉडी, मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे
फलन काय का प्रकार तो है ही, फलन काय के प्रकार के आधार पर आप दो जीव बांट पाओगे, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो है वो एस्कोकार्प मिलेगी, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियोकार्प मिलेगी। लेकिन उसके अलावा आपके फाइको और ड्यूटेरो, इन सब को बांटने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है लैंगिक जनन के प्रकार। तो कवक जाल के आकार की बीजाणु निर्माण की विधि, बीजाणु हमेशा लैंगिक जनन से ही बनते हैं, तो लैंगिक जनन की विधि यहाँ बहुत जरूरी है। और उसके बाद फलन काय का प्रकार भी इनको बांटने में काम आ सकता है। तो मेनली 3 बेसिस लिए जाते हैं, एक कवक जाल की आकार की, दूसरा बीजाणु निर्माण की विधि या लैंगिक जनन का प्रकार, और तीसरा फलन काय का प्रकार। और इस आधार पे 4 वर्ग होते हैं कवकों के, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी होती है। इन सभी चारों वर्गों के 3-3 मिनट के वीडियो बना के मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा और आपका किंगडम फंजाई पूरा हो जाएगा। उम्मीद है जो भी मैंने अभी बताया है नोट्स के साथ वो आपको समझ में आया होगा। इसको पढ़ने के बाद कवक का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।